नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 14 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबको वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आज बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है। ठीक है, अगर आज के दिन आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। अपने घर वालों के साथ एंजॉय करिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करिए। जो लोग अपनी सिटी से बाहर दिल्ली, इलाहाबाद या दूसरे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले सेंटर्स में काम करते हैं, या जो लोग जॉब करते हैं बाहर, या जो लोग बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली सारे के सारे लोग अभी घर वापस आए होंगे। तो घर पे हैं तो घर वालों के साथ एंजॉय करिए। और अगर नॉर्मली आप घर पे नहीं भी हो तो भी आज के दिन आप पढ़ाई स्किप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर कुछ नहीं है तो बिल्कुल पढ़ाई करो। तो दिवाली पे रेजोल्यूशन लीजिए या आगे आने वाले समय में आप बहुत पढ़ेंगे। एग्जाम जो आपके सामने है वो बहुत मुश्किल। और एग्जाम की ही क्यों बात करो दोस्तों, आप अपनी लाइफ में जो भी एम लेके चल रहे हैं, जो भी आपको फ्यूचर में बनना है, कुछ भी आसान नहीं है। एवरीथिंग इज टफ। तो इसके लिए आपको भी टफ होना है भाई, बिल्कुल। आज के दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपना अंदर के कॉन्शियस को खंगालने के लिए कि आपको क्या करना है, कितनी मेहनत करनी है, और इस हिसाब से आप आगे के एक्शंस लीजिए। मैं हमेशा रहूंगा जहां तक आपको नॉलेज प्रोवाइड करने का पर्सपेक्टिव है, आपके सामने चीजें लाने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल जो दे रखा है, बिहार रिजल्ट एज अ न्यू फेस इन बैकवर्ड पॉलिटिक्स। अब देखिए, बिहार पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय जनता दल को कितने वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले, किसने कौन से आधार पे वोट लिए, कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे, ये सब चीजें वैसे भी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आरजेडी की हालत थोड़ी यहाँ पे खराब हो गई है। ठीक है, तो बिहार पॉलिटिक्स, बिहार इलेक्शंस, इलेक्शंस को मैं वैसे भी उतना इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ, इसलिए उनको मैं कभी भी अलग से कवर करता नहीं हूँ। उसका रीजन ये है कि इंडिया में इलेक्शंस कास्ट, धर्म, इन सब के आधार पर लड़े जाते हैं। ओके, अगर आप बिहार के हैं तो आपको बेसिक पॉलिटिकल पार्टी जो भी है बिहार की, उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी, इनफैक्ट किसी इंटरव्यू में आप जा रहे हो, पॉलिटिक्स में आपको इतना मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू को अटेंड करने जा रहे हो, तो आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह की एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, उनकी सीट पे कौन बैठा है, इंपॉर्टेंट आपके एरिया के ऑफिशियल के नाम क्या क्या है, इतना आपको पता हो, दैट वुड बी मोर देन इनफ। आगे चलते हैं। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काउंट डाउन टू ग्रेटर इंडिया कनाडा कन्वर्जेंस। अभी रिसेंटली एक ट्रैक 1.5 डायलॉग का थर्ड एडिशन हुआ है। ये जो ट्रैक 1.5 डायलॉग है, यहाँ पे दोनों साइड यानी इंडिया और कनाडा, दोनों साइड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो, चाहे कॉर्पोरेशंस टू कॉर्पोरेशंस हो, चाहे एनजीओस टू एनजीओस हो, ये लोग बैठ के बातचीत करते हैं और इस चीज के ऊपर सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंडिया और कनाडा के रिश्तों को और अच्छा किया जा सकता है, क्या क्या कॉमन ग्राउंड्स हैं जहां पे इंडिया और कनाडा की जो डीलिंग है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है परवेयर ऑफ प्रॉमिस। ये न्यूज पिछले 2 दिन से चल रही है। रिसेंटली 2.65 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। मैंने आपको बताया, कल एक वीडियो अपलोड हुई चैनल पे जिसमें विनीत सर ने 1.19 लाख करोड़ का जो पैकेज आया है सरकार की तरफ से, उसके बारे में बताया है। और उसके साथ साथ ही करंट अफेयर से मैंने आपको 1.46 लाख करोड़ का पीएलआई इंसेंटिव यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसको 10 और सेक्टर्स में एलोकेट किया गया अगले 5 साल के लिए। तो 1.46 लाख करोड़ प्लस 1.19 लाख कितना हो गया, 2.65 लाख करोड़। तो ये 2.65 लाख करोड़ जो इकोनॉमी में इन्फ्यूज करने की बात कर रही है सरकार, ये कितना अच्छा है और लॉन्ग टर्म में और क्या क्या करने की जरूरत है, इसके बारे में इस आर्टिकल में एक बार और बात कर लेंगे। वैसे तो बात कर चुके हैं। और ये कंटेंट ट्रैकिंग, भाई इस चीज को मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। इस एक न्यूज क्लिप में एक बात बताई जा रही जो कि डिफरेंट है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। आपको पता ही है कि सरकार डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की बात कर रही है। अब जब डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की बात आती है तो दो प्रकार का रेगुलेशन हो गया। यहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है। आपको पता है कि हमारे सिनेमा हॉलों में जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, उस फिल्म को रिलीज करने से पहले सर्टिफिकेशन कौन देता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये आप सबको पता है। तो अगर आप जा रहे हो मूवी में, हॉल में मूवी देखने, जैसे उरी मूवी आई, तो उरी मूवी को रिलीज करने से पहले सीबीएफसी ने पहले अप्रूवल दिया कि हाँ भाई उरी मूवी आप रिलीज कर सकते हो। लेकिन जब आप हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म की बात करते हो ना, वहां पे जब कोई मूवी आती है और उनको भी मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, उनको किसी भी प्रकार के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो ये गलत है। ये एक इनइक्विटेबल ट्रीटमेंट है। इक्वल ट्रीटमेंट में भैया अगर फिल्में रिलीज हो रही हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, वो लोगों के सामने तो जा ही रही है ना, लोग तो उनको देख ही रहे हैं ना। तो नॉर्मल फिल्म्स को अगर सीबीएफसी अप्रूवल देता है तो कहीं ना कहीं इन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, इन सब के ऊपर जो कुछ भी कंटेंट आ रहा है, मतलब फिल्मों वाला कंटेंट, इसको प्रायर
एक अप्रूवल देने की जरूरत है। तो यहां तक तो देखिए तो भैया आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करो, लेकिन क्या सरकार लेवल प्लेइंग फील्ड लाने की बात कर रही है या सरकार डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने की बात कर रही है? तो ये इक्वल ट्रीटमेंट तक तो बात समझ में आई, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि सरकार डिजिटल कंटेंट को, ये जो करंट अफेयर्स का कंटेंट है, ये जो डिजिटल न्यूज का कंटेंट है, इसको रेगुलेट करने की बात कर रही है। तो वो लोग जो कि YouTube पे आके अपने व्यूज को देखते हैं और उनको भी लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं, वो लोग कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, वो लोग कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्टांस के अगेंस्ट है। इन सब चीजों के ऊपर सरकार रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रही है। और एक्सेसिव रेगुलेशन, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, सेंसरशिप के बराबर होता है। तो डिजिटल न्यूज को सरकार अगर एक लिमिट से ज्यादा रेगुलेट करती है, तो जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस यूट्यूब, ट्विटर और आपके फेसबुक के प्लेटफॉर्म से अपने व्यू पॉइंट दिया करते थे, उन व्यू पॉइंट्स के ऊपर सरकार का रेगुलेशन आ जाएगा। तो दो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। एक तो इक्वालिटी लेके आना, ये भैया सीबीएफसी अगर फिल्म को सर्टिफिकेशन देती है तो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में जो फिल्म रिलीज हो रही है उनको भी सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए। दूसरी चीज, डिजिटल न्यूज और करंट अफेयर्स का एक लिमिट से ज्यादा अगर आप रेगुलेशन करोगे तो वो हो जाएगा सेंसरशिप। यहाँ पे मैं इसको कम में क्यों निपटा रहा हूँ? इसलिए कम में निपटा रहा हूँ क्योंकि कल मैं इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, एडिटोरियल में भी, करंट में भी। तो जाके पिछले 2 दिन के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स देखिए। अब आते हैं अपने पहले आर्टिकल पे, काउंटडाउन टू ग्रेटर इंडिया कनाडा कन्वर्जेंस, द थर्ड एडिशन ऑफ द ट्रैक 1.5 डायलॉग इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन प्रोग्रेस इन न्यू एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। देखते हैं भाई यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। 17 नवंबर को थर्ड राउंड ऑफ इंडिया कनाडा ट्रैक डायलॉग comprising senior diplomats, officials, and independent experts will be addressed by Canadian Foreign Minister Francois Philippe Champagne and India's External Affairs Minister S. Jaishankar। एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे 17 नवंबर को इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, सीनियर डिप्लोमेट्स, ऑफिशियल्स, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स बैठ के बातचीत करेंगे कि कैसे भैया आगे आने वाले पोस्ट कोविड 19 के समय में इंडिया और कनाडा डिलिब्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल सकते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अलग अलग फैसेट्स को खंगाल सकते हैं। नए जियो इकोनॉमिक्स में, इंडो पैसिफिक में कनाडा का क्या रोल हो सकता है, डिजिटल कॉर्पोरेशन किस हद तक आगे जा सकता है, फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको कैसे लेके आया जा सकता है। और ये सारी की सारी जो पार्टनरशिप है, ये जो थर्ड डिकेड है 21st सेंचुरी का, इसमें चीजें कैसे होने वाली। थर्ड डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी, आपको पता है कि 2020 चल रहा है, तो 2020 से लेकर 2030 ये थर्ड डिकेड है 21st सेंचुरी का। तो यहां पे देखिए ये जो ओवरऑल इंटरेक्शन हो रहा है 17 नवंबर को, ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है? ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि पिछले 2 सालों में जो दोनों देश के बीच के रिश्ते हैं वो कैसे आगे बढ़े हैं। तो खालिस्तान के इशू पे डिफरेंसेस रहे हैं जो हमने देखा ही है। ये डिफरेंसेस बिल्कुल सामने आ गए थे जब प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, वो 1 हफ्ते की विजिट पे फरवरी 2018 में आए थे। उस समय पे इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते थे वो इतने वार्म नहीं थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं चाइना के स्टैंड को देखते हुए और कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो की जो डोमेस्टिक स्टैंडिंग है कनाडा में, उसको देखते हुए बात की जा रही है कि भैया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, पब्लिक डिप्लोमेसी होनी चाहिए। और यहाँ पे थिंक टैंक का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो थिंक टैंक्स होते हैं या जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किस हद तक पब्लिक पॉलिसी को शेप करते हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो 1.5 ट्रैक डायलॉग हो रहा है ना इंडिया कनाडा के बीच में फरवरी 2018 से, इसमें मेजर रोल प्ले किया है 2 थिंक टैंक्स ने। गेटवे हाउस, इंडियन काउंसिल ऑफ ग्लोबल रिलेशंस, ये इंडिया की तरफ से, दूसरा कनाडा सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस इनोवेशन, ये कनाडा की तरफ से है। और इन 2 थिंक टैंक ने मिलकर ब्रोकर किया है इंडिया और इंडिया और कनाडा के गवर्नमेंट के बीच की बातें, इनके जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके बीच की बातें, इनके जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके बीच की बातें। ये 3 साल जो लंबा कोलैबोरेशन रहा है, इससे किसका किसका, इन 2 थिंक टैंक्स का, एक इंडिया का थिंक टैंक, एक कनाडा का थिंक टैंक है। इसने इनकरेज किया दोनों साइड की गवर्नमेंट्स को, इंडिया को भी गवर्नमेंट को और कनाडा के भी गवर्नमेंट को, कि भैया सामने आके बैठ के बात करो, आपका जो ट्रेड का पोटेंशियल है, इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है, टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है और आपके जो जियोपॉलिटिकल कंसीडरेशंस है वो दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे तो फेवर में है, नहीं तो ये जो चाइना सामने खड़ा है ये खा जाएगा आपको। उसके साथ साथ आप ये देखेंगे
कि फिर से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए कनाडा में। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए कनाडा में तो जो उनके जस्टिन ट्रूडो हैं वो जीत तो गए, लेकिन इस बार उनकी मेजोरिटी कम थी। तो जब मेजोरिटी कम है उस समय पे देखिए, जब एक गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, बहुत ज्यादा ताकतवर कहने का मतलब है कि उसकी मेजोरिटी बहुत ज्यादा अपने कंट्री के अंदर, तो वो टफ डिसीजंस ले सकती है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के पास उनकी पार्लियामेंट में उतनी मेजोरिटी है नहीं, तो इंडिया की गवर्नमेंट को एक लिमिट से ज्यादा नाराज कर नहीं सकते। इसलिए सेंसिटिव बायलैटरल इशू में बहुत संभल के बात करते हैं दोनों लोग। और अब चाइना कहीं ना कहीं इंडिया के साथ अपने रिश्ते बहुत अच्छा करना चाहता है। उसके दो वजह हैं, एक तो कोविड-19 और दूसरा आपका चाइना के साथ जो कनाडा का प्यार चल रहा है। कोविड-19 एरा में बहुत से कॉमन चैलेंजेस आए, इसके बारे में देखते हैं अभी। कनाडा की चाइना के साथ रिसेंटली बहुत प्रॉब्लम्स हुई। कनाडा में जो हवाई की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है मेंग हांगजो, इनको अरेस्ट कर लिया गया दिसंबर 2018 में। फिर हॉस्टेज डिप्लोमेसी चल गई। अभी इनको अरेस्ट किया गया तो बीजिंग चुप बैठने वाला तो है नहीं। बीजिंग ने 2 कैनेडियन नेशनल्स को अरेस्ट कर लिया। अभी इसके चलते कनाडा और चाइना के रिश्ते बहुत खराब हो गए और कनाडा में जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट चला गया है चाइना के। कहीं ना कहीं ये पब्लिक ओपिनियन कोविड-19 की वजह से अगेंस्ट गया है और ये हॉस्टेज डिप्लोमेसी शुरू हो गई। उसके बाद पूरी दुनिया देख रही है कि चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, ताइवान में क्या कर रहा है, जिसके चलते दुनिया भर में चाइना के अगेंस्ट एक सेंटीमेंट चल रहा है। कनाडा में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, वहां पे भी चल रहा है। और फिर इस ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स में कुछ और कंट्रीज प्ले में आ रही। एक तो ग्रुपिंग है क्वाड। क्वाड का तो जो एग्जिस्टेंस ही है वही है एंटी चाइना। अभी ये जो क्वाड ग्रुपिंग में इंडिया एक प्रोमिनेंट पार्टनर है। क्वाड ग्रुपिंग में यूएसए है। यूएसए कनाडा का बहुत अच्छा दोस्त है। तो चूंकि क्वाड का एक एक्टिव मेंबर है इंडिया, तो मोस्ट प्रोबब्ली यूएसए की तरफ से भी कनाडा पे प्रेशर जा रहा होगा कि आप इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करिए। उसके साथ साथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, ये सारी की सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं प्रो कनाडा और स्ट्रेटेजिक फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में एंटी चाइना होते नजर आ रहे हैं। तो कन्वर्जेंस आ रहा है इंडिया, चाइना, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, इन सब के इश्यूज में। और उसकी खास बात, अगर आप चाइना का एंगल निकाल भी दो, तो अगर आप ट्रेड की बात करो दोस्तों, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन का जो पोटेंशियल है इंडिया और कनाडा के बीच में, वो बहुत ज्यादा है। अगर आप बात करो तो कनाडा और इंडिया का जो मर्सेंडाइज ट्रेड है वो 10 कैनेडियन डॉलर से ज्यादा है, 10 बिलियन कैनेडियन डॉलर से ज्यादा है 2019 में। कनाडा की जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पेंशन फंड्स हैं, ये है लगभग 55 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स। और अक्टूबर 8 में जब कनाडा में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही थी इन्वेस्ट इंडिया की, उस समय पे नरेंद्र मोदी साहब ने बोला कि जो मैच्योर, जो पुराने, जो दिग्गज कनाडा के एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्ट कर चुके हैं, इंडिया से खूब सारा पैसा कमा भी रहे हैं, इंडिया के अंदर वो बहुत सारी नौकरियां भी क्रिएट कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करेगी कि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम इंडिया में ना हो। उसके बाद इंडिया के बहुत सारे बच्चे कनाडा की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जिसके चलते वो 5 बिलियन कैनेडियन डॉलर की ट्यूशन फीस और एक्सपेंसेस दिए उन्होंने। पिछले यानी 2019 में इंडियन स्टूडेंट्स ने 5 बिलियन डॉलर की ट्यूशन फीस और रहने के एक्सपेंसेस दिए, कहां पे? कनाडा में। एंड दिस इज बेसिकली अ सॉलिड कंट्रीब्यूशन टू कैनेडियन इकोनॉमी, क्योंकि 5 बिलियन डॉलर एनुअली एक छोटा अमाउंट नहीं होता है। पिछले साल कनाडा में 3,30,000 नए इमिग्रेंट्स आए थे, जिसमें से 85,000 इमिग्रेंट्स इंडिया के थे। आपने पीआर के बारे में सुना होगा, परमानेंट रेजिडेंट परमिट, जो कि कनाडा के लिए लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो 3,30,000 नए इमिग्रेंट्स में 85,000 तो इंडिया से ही गए हैं। 25% इमिग्रेंट्स जो कि लास्ट ईयर कनाडा ने लिए वो इंडिया के हैं। इंडियन पॉपुलेशन ऑलरेडी कनाडा में 1.6 मिलियन पहुंच चुकी है, जो कि ओवरऑल कनाडा की पॉपुलेशन का 4% है। अगर आप इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप की बात करिए तो 5 ईज पे रिलेशनशिप बेस्ड है: इकोनॉमी, एनर्जी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड ले लीजिए, इनोवेशन ले लीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ले लीजिए, हर चीज में इंडिया और कनाडा बहुत हद तक एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी के हेड में अगर इंडिया कनाडा रिलेशन की बात आती है तो आप इन सारे पॉइंट्स को कोट कर सकते हो। आपको बहुत से पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए होंगे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में किसी भी देश के साथ रिश्तों की बात पूछी जा सकती है, तो कनाडा के रिस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल गए। स्टैटिस्टिक्स भी मिल गए हैं, फ्यूचर एवेन्यूज भी मिल गए हैं, और थिंक टैंक का नाम अगर आप याद करके एग्जाम में लिख सकते हो तो और बढ़िया है। नेक्स्ट बात करते हैं परवेयर ऑफ प्रॉमिस और आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0। एक लेटेस्ट स्टिमुलस पैकेज गया है, यहाँ पे बात की जा रही है कि हम जॉब्स क्राइसिस को एड्रेस करेंगे अर्बन इंडिया में भी और रूरल इंडिया में भी। ये जो जॉब्स पैदा करने की बात है,
अर्बन इंडिया में, इसको मैंने कल के एडिटोरियल और करंट में कवर किया है। तो अगर आपने कल का एडिटोरियल अफेयर्स और करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो जाके देखिए। रिसेंटली जैसा कि मैंने आपको बताया 2.65 लाख करोड़ का पैकेज आया है, जिसमें से 1.646 लाख करोड़ ये पीएलआई लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का है और 1.19 लाख करोड़ ये भाई कुछ और पैकेज दिया गया है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ओके, यहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उन लोगों के अगेंस्ट एक हैवी स्टेटमेंट इशू किया जो लोग ये बोल रहे हैं कि भैया इंडिया की इकोनॉमी कोई बढ़ नहीं रही है, क्योंकि लोग लॉकडाउन के चलते घर में दबे हुए थे इसलिए वो खर्चा नहीं कर पाए। अब एकदम से इकोनॉमी खुली है तो सब लोग घर से बाहर निकले हैं, इसलिए डिमांड भी बढ़ रही है और खर्चा भी बढ़ रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। सरकार क्या क्या स्टेप्स ले रही है? अगर आप सरकार के स्टेप्स की बात करिए तो सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम चलाई गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। फिर सरकार ने और भी बहुत सी स्कीमें चला रखी, सारी की सारी स्कीमों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सरकार ने इंडिया की जॉब क्राइसिस को हटाने के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिसस्किकेट करने की बात की है। फॉर्मल सेक्टर में बहुत से नुकसान हुए हैं, जॉब लॉसेस हुए हैं, रूरल डिस्ट्रेस हुआ है, इसके चलते मनरेगा के अंदर पैसा ज्यादा अलॉकेट किया गया है। इस साल के अंदर ही मनरेगा को 1.10 लाख करोड़ रुपया एलोकेट किया गया, इतना पहले कभी एलोकेट नहीं किया गया। अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पुश दिया गया, किससे? कि भैया वो घर जो कि 2 करोड़ रुपए तक के हैं उनको अगर आप खरीदोगे तो उसमें आपको कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस मिलेंगे। सरकार इससे क्या कर रहा है? अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पुश दे रहा है। अगर आप मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में आ जाइए तो वहां पे बड़े बड़े बिल्डर्स बिल्डिंगें बनाते रहते हैं और उनको पोटेंशियल बायर्स को बेचते रहते हैं। ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा होता है, दूसरा लोगों को रहने के लिए जगह मिलती, तीसरा स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलता है। बहुत चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे 2 करोड़ तक की जो इंडिविजुअल हाउसिंग यूनिट्स हैं इनको लोग जाके खरीदें, इसलिए टैक्स ऑफ्स दिए जा रहे हैं लोगों को। ओके, फिर पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को रिलैक्स किया जा रहा है। इन सब चीजों को मैंने पहले पढ़ाया है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स को मर्ज करके एक जगह लिख दिया गया है, बस और कुछ नहीं है। फॉर्मल और इनफॉर्मल जॉब्स को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और ये कैसे क्रिएट किया जाएगा? जब आप स्टील, सीमेंट और अदर मटेरियल्स के सेक्टर को बढ़ाओगे। और ये सेक्टर्स कब बढ़ेंगे? जब आप ओवरऑल इकोनॉमिक पुश दोगे। अब आप यहाँ पे बात करिए कि चलिए आप ये सब चीजें कर रहे हो, आपने 1.46 लाख करोड़ का पैकेज दिया। अभी वो जो 1.46 लाख करोड़ का पीएलआई का पैकेज दिया गया ना, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, पहले पढ़ा रखा है मैंने, ये अगले 5 सालों में है। तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव के जो रिजल्ट्स हैं, जो बेनिफिशियल आउटकम्स है, वो तुरंत देखने को नहीं मिलेंगे, उनको देखने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन और भी बहुत सी स्कीम्स है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स जिसमें हेल्थ केयर भी आता था, उनको एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के अंदर लेके आए थे, जो कि पहले सिर्फ एमएसएमईज को रिस्ट्रिक्टेड थी। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था, लेकिन अब तक इसमें से 2.05 लाख करोड़ एलोकेट कर दिया गया है। हो सकता है ये 3 लाख करोड़ जो एलोकेट करना है ये लिमिट जल्दी खत्म हो जाए, सरकार को और पैसा एलोकेट करना पड़े। बात की जाए कि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव रिटेल सेक्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई, इनकी हालत खराब है। ये भी हमारी इकोनॉमी को एक मेजर पुश देते हैं, पर कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है और अभी भी ये रिवाइव नहीं कर पा रहे हो। जब तक ये प्रॉपर तरीके से रिवाइव नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी का भी फुल फ्लेज्ड बेसिस पे रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने बताया 1.46 लाख करोड़ का जो इंसेंटिव दिया गया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स को 10 सेक्टर्स में, इसको आगे बढ़ने में समय लगेगा। 900 करोड़ रुपए वैक्सीन रिसर्च को एलोकेट किया गया। अभी वैक्सीन रिसर्च को तो एलोकेट किया ही जाएगा पैसा, उसको तो आप फॉर ग्रांटेड लेके चलो, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे ऑथर। फिर उन्होंने बोला है कि भाई देखिए, नए जॉब्स को बनाना और स्ट्रेस्ड सेक्टर्स में जॉब्स को मेंटेन करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सरकार कर क्या रही है? सरकार जो प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशंस होते हैं ना, वर्थ 24% ऑफ द सैलरी फॉर 2 years फॉर पीपल गेटिंग जॉब्स बिटवीन अक्टूबर एंड जून। यानी यहाँ पे एम्प्लॉयर्स जो कि लोगों को नौकरियां देते हैं, तो अक्टूबर से जून के बीच में जिन लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी उनकी सैलरी का जो 24% हिस्सा है जो कि उनकी पीएफ में जाता है, उसको 2 साल के लिए सरकार देगी। तो इससे लमसम आप ये कह सकते हो कि जो सैलरी कॉस्ट पड़ती है एक एम्प्लॉयर को, एक एम्प्लॉय को हायर करने की, वो 100% से 75% पे आ जाएगी। यानी 75% ऑफ दैट एम्प्लॉयज सैलरी विल बी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, बाकी 25% या 24% सरकार देगी। पर ऑथर यहाँ पे एक बात कह रहा है कि ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। एक
एम्प्लॉयर कभी भी एक एम्प्लॉय को इसलिए हायर नहीं करेगा क्योंकि उसको कम सैलरी देनी पड़ेगी, वो तब हायर करेगा जब जेन्युइनली उसको इस एम्प्लॉय की जरूरत है। तो अगर जरूरत है और प्लस साथ साथ गवर्नमेंट यहाँ पे इंसेंटिव दे रही है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हायर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ गए दोस्तों? तो सिर्फ इसलिए कि आप पीएफ कंट्रीब्यूशन दे रहे हो 24% ऑफ द सैलरी 2 साल के लिए, जिनको अक्टूबर से जून के बीच में जॉब मिली, ये जो आपका स्टेप है वो उतना यूजफुल नहीं है जब तक आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक अपवर्ड पुश ना दो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना बढ़े, सर्विस सेक्टर ना बढ़े, क्योंकि जब ये सेक्टर्स बढ़ेंगे तब लेबर की डिमांड बढ़ेगी, और जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तब एम्प्लॉयर्स मार्केट में उतरेंगे लोगों को हायर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 1.46 लाख करोड़ है पीएलआई वाली, इसको आगे आने में, इसको रिजल्ट देने में समय लगने वाला है। 1.19 लाख करोड़ का जो स्कीम है, इसके बारे में कल विनीत सर ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अपलोडेड है, आप इस वीडियो को देखिए जाके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। और एक और स्कीम जो कि 3 लाख करोड़ की स्कीम लेके आई गई थी एमएसएमई सेक्टर के लिए, उसको और ज्यादा एक्सपैंड करके जो छोटे मोटे आपके 26 स्टेप सेक्टर्स हैं वहां पे भी अप्लाई किया गया। तो 4-5 चीजें आपको क्या याद रखनी, 900 करोड़ रुपए कोरोना वायरस की वैक्सीन की रिसर्च के लिए, 1.46 लाख करोड़ पीएलआई के लिए, 3 लाख करोड़ की स्कीम एमएसएमई के लिए, और अभी रिसेंटली 1.19 लाख करोड़ की स्कीम जिसके बारे में कल विनी सर ने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ये सारी स्कीम्स याद रखिएगा, ये सारी स्कीम्स कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में कोट करने में काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस। अपने डे को एंजॉय करिए, दिवाली को अच्छे से मनाइए, सेफ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।